गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे, जो था हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्त्री के जननांग होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, मतलब बहुत सारे, जैसे उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो उसमें क्या थे, मेल में टेस्टिस थे। सेम वैसे ही इसमें मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे, ओवरीज यानी अंडाशय। तो उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखते हैं कैसे। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं ओवरी। ठीक, ओवरी इसमें जो पेयर्ड होती है, मतलब दो ओवरीज होती हैं, लेफ़्ट एंड राइट। और उसके बाद होती हैं ओविडक्ट्स, यानी जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसके ऊपर फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब के बाद अगला पार्ट है यूट्रस। ये देखिए यूट्रस। नेक्स्ट पार्ट है वेजाइना। वेजाइना। अगला पार्ट है वल्वा या भग बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट सबके एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। और अगला ऑर्गन है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसके में। तो ये सभी किस में आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये सारे होते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने पढ़ा है, मतलब कौन सा है, ओवरी, अंडाशय। तो अंडाशय दो होते हैं जो कि किससे विकसित होती हैं, जो उदर का आवरण, मतलब एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल की पेरिटोनियम से विकसित होती है। ठीक है, तो ये अंडाशय की काट का एक डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, अंडाशयों में किसका फॉर्मेशन होता है, ओवा का। जैसे आपने उसमें पढ़ा था वृषण में किसका फॉर्मेशन हुआ था, स्पर्म्स का। वैसे ही अंडाशयों में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अंडाणु का, या फिर ओवा बोलते हैं इंग्लिश में। और इनका फॉर्मेशन होता है, मतलब किसका, ओवा का। इसके बाद इन जो अंडाशय होते हैं उसमें फीमेल हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। फीमेल्स हार्मोन जो होते हैं वही कंट्रोल करते हैं किसको, ओवा के फॉर्मेशन को, और बहुत सारी प्रोसेस होती हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, जैसे आपने देखिए कनेक्ट करिए उससे, जैसे आपने उसमें पढ़ा था कि जो वृषण होते हैं उसमें क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती है। सबसे बाहर एक पेरिटोनियम आवरण होता है किसमें, वृषण में। वैसे ही इसमें है, अंडाशय में भी एक सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे बोलते हैं पेरिटोनियम आवरण होता है। और उसके बाद बीच में कौन सी लेयर होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की। उसमें भी थी, सेम इसमें भी जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है। इस डायग्राम में नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है, उसी से ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेल्स बनती हैं उसके बाद। तो जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है, और इसका जो टिश्यू होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। मतलब ये जो पिंक कलर का टिश्यू आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। भीतरी ऊतक को इसके क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा या पीठिका, हिंदी में पीठिका या फिर स्ट्रोमा। तो जो पीठिका ये होता है, ये वाला टिश्यू, ये दो भागों में डिवाइड होता है। ये ना दो भागों में डिवाइड होता है। कौन सा, एक कॉर्टिकल स्ट्रोमा और दूसरा मेड्यूलरी स्ट्रोमा। तो कॉर्टिकल स्ट्रोमा जो होता है वो तो होता है ये बाहर वाला भाग, मतलब ये यहाँ वाला जो भाग होता है, ये सब क्या होता है, कॉर्टिकल स्ट्रोमा। मतलब जो बाहर जिसमें ये आपको ये सब सेल्स बनती हुई दिखाई दे रही है, ये ऊतक के अंदर धसी हुई हैं। और यही ऊतक क्या कहलाता है, कॉर्टिकल स्ट्रोमा। लेकिन जो ये बीच वाला भाग है, ये बीच वाला जो इसका टिश्यू होता है उसे बोलते हैं मेड्यूलरी स्ट्रोमा। ठीक है, मेडुलरी स्ट्रोमा या फिर मध्यस्थ पीठिका। उसके बाद जो ये पीठिका होती, प्रत्येक मतलब ये टिश्यू डिवाइड हो गए दो रूपों में। और इसमें जो होती कुछ फॉलिकल्स बनती, जो इसका कॉर्टेक्स वाला भाग है, यानी मैंने अभी बताया आपको, ये जो बाहर वाला भाग है इसमें फॉलिकल्स बनती हैं। ये देखा है, प्राइमरी प्रीमोडियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर वेसिकुलर फॉलिकल,
रप्चरिंग फॉलिकल, इस टाइप से ये फॉलिकल्स बनती हैं इस टिश्यू में। ये फॉलिकल, इनका डेवलपमेंट अब अभी आप आगे पढ़ोगे, oogenesis जब होगी, मतलब अंडाणु जनन की प्रक्रिया, तब आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे। तो ये फॉलिकल्स मतलब पुटिकाएँ, फॉलिकल्स बोलते हैं पुटिकाओं को। पुटिका बनती इसी के अंदर, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है, ये देखिए, ये जो पर्पल कलर की आपको संरचनाएं दिख रही, यही इसी से क्या बनती है, प्राइमरी oocytes, मतलब ओवा का फॉर्मेशन इसी से होता है। इसके अंदर संरचना होती है, उसी से ओवा का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी oocytes, फिर ऐसे सेकेंडरी oocytes, इस टाइप से बनते बनते फिर ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट होता है अंडवाहिनी की संरचना। तो अंडवाहिनी जो होती है वो पेयर्ड होती है, मतलब दो होती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अंडवाहिनी दो होती हैं, पेयर्ड ऑर्गन है ये। अब देखिए जो अंडवाहिनी होती है वो कैसी होती है, फिम्ब्रिएटेड होती है। फिम्ब्रिएटेड मतलब झालरदार। ये जो आपको दिख रही है ना, ये देखिए, ये फिम्ब्रिएटेड, ये झालरदार संरचना होती है और ओवरी से अटैच्ड होती है। ठीक है, ओवरी से कैसी होती है, ओवरी से जुड़ी हुई होती है। जब ओवरी में फॉर्मेशन होता है ओवा का, तो इसी के थ्रू, तो क्या होता है, इसी के थ्रू ये इसके अंदर होती हुई गर्भाशय तक जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिम्ब्रियोटिक, ये झालरदार होती है, इसीलिए संरचना को क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। फिम्ब्रिएटेड फनल भी बोलते हैं, इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। ये लिखा है ना, ये इनफंडिबुलम विद फिम्ब्री, तो इसे इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। अब यही संरचना जो होती है वो आगे जाकर एक वाहिनी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब यही आगे, इसका जो आगे वाला पार्ट होता है उसी को अंडवाहिनी बोलते हैं या ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ओविडक्ट होती है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये आपको सबसे ऊपर वाला भाग दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर वाला भाग जो है, ये सबसे ऊपर, ये देखिए, तो ये सबसे ऊपर वाला भाग जो है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये दिख रहा है ऊपर फैलोपियन ट्यूब लिखा है। फैलोपियन ट्यूब, यही मतलब ओविडक्ट या अंडवाहिनी को ही फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो कहाँ जाकर खुलती है, यूट्रस के अंदर। ये देखिए, यूट्रस के अंदर जाकर खुलती है। ठीक है, मतलब इससे कनेक्ट होती है, यूट्रस वाले भाग में से ये जुड़ी होती है। अब जो यूट्रस वाला भाग होता है, मतलब ये पहले तो ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट वाला भाग जो होता है वो, उसके भी कई मतलब भाग होते हैं, जैसे कि एम्पुलर रीजन। ये जैसे ही फिम्ब्रिएटेड, जो ये फिम्ब्री वाला भाग है, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्या बना लेता है, एम्पुला। और इससे थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं तो ये क्या बना लेता है, इस्थमस रीजन। मतलब इसके जो ओविडक्ट है उसके अलग अलग भाग हैं। पहला सबसे नीचे वाला भाग फिम्ब्रिएटेड या इनफंडिबुलम बोलते हैं, उसके ऊपर वाला भाग को एम्पुला बोलते हैं, और उसके आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं, इस्थमस। ठीक है, तो इनका ओविडक्ट का काम क्या होता है, जितने भी गर्भाशय, मतलब ये जो नलियाँ होती हैं ओविडक्ट, तो इसमें अंडाशयों से, ये ओवरी से, ओवरी में जैसे ही ओवा का फॉर्मेशन होगा वो यहाँ जाएंगी, और इसके अंदर जाने के बाद ये क्या करती हैं, अंडाणुओं को प्राप्त करके ओवरी से, और निषेचन तक, जब तक इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, किससे, स्पर्म से। स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं हो जाता तब तक ये इसका क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं ओवा को, और उनका न्यूट्रिशन करती हैं। ठीक है, ये ओविडक्ट का काम होता है। अगला भाग है यूट्रस। देखिए अगला भाग है यूट्रस। तो यूट्रस जो होता है उसके तीन भाग होते हैं। कौन सा, पहला भाग फंडस, ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या है, फंडस। फिर उसके नीचे वाला भाग क्या है, बॉडी, ये बॉडी वाला भाग। और थर्ड भाग होता है इसका सर्विक्स या फिर ग्रीवा, इसे ग्रीवा भी बोलते हैं। तो उसके बाद जो जैसे गर्भाशय जो होता है उसमें क्या होता है, एक पेशी स्तर होता है और श्लेष्मिका स्तर होता है।
पेशी देखो, पेशियाँ जहाँ भी होंगी हमेशा ध्यान रखो तो उसमें कहीं ना कहीं संकुचन होगा। पेशी जो होती है उनका काम ही क्या होता है, संकुचन करना। तो एक पेशी स्तर होता है, एक श्लेष्मिका होती है। तो श्लेष्मिका और पेशी स्तर जो होते हैं वो मोटी हो जाती है, श्लेष्मिका मोटी हो जाती है। तो मोटा वाला जो पेशी स्तर होता है उसे तो बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम लिखा है, उसे क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और जो अंदर वाला भाग होता है, जो श्लेष्मिका का स्तर होता है, श्लेष्मिका, श्लेष्मिका, ये वर्ड जहाँ पे भी आते हैं उसका मतलब सीधा सा होता है कि वहाँ पे उस भाग को वो चिकना बनाएगी, नम बनाएगा। मतलब जो म्यूकस सिक्रीट होता है उससे वो भाग कैसा बना रहेगा, चिकना, नम, ये सब काम होते हैं म्यूकस के। तो श्लेष्मिका क्या करती है, मतलब श्लेष्मिका स्तर होता है तो श्लेष्मिका स्तर को बोलते हैं ये एंडोमेट्रियम। श्लेष्मिका स्तर को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। एक होता है बाहर वाला स्तर, इसे क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और अंदर वाले भाग को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये दोनों इसके भाग होते हैं, मतलब स्तर होते हैं, दो लेयर्स होती हैं, पेशी स्तर और श्लेष्मिका स्तर। पेशी स्तर को क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और श्लेष्मिक स्तर को क्या बोलते हैं, यूटेराइन एंडोमेट्रियम या गर्भाशयी अंता स्तर। ठीक है, अब जो ग्रीवा की श्लेष्मिका होती है, ये जो सर्विक्स वाला भाग है यूट्रस का, देखो ये सर्विक्स वाला भाग जो है यूट्रस का, ये वाला भाग, तो यहाँ पे जो श्लेष्मिका होती है तो उसमें कुछ श्रावी सिक्रीट, मैंने बताया ना म्यूकस सिक्रीट होता है। तो श्रावी कोशिकाएं जो होती हैं वो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। और गर्भाशय और अंडवाहिनियों में शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं उनके मार्ग को सुगम बनाती, मतलब शुक्राणुओं के आने के लिए और यहाँ पे जो अंडाणु आता है उनके मार्ग को, मतलब आने जाने को बहुत इजी वे बना देती है। इजी मतलब इजी मेथड से वो आ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट है वेजाइना। ये जो आपको ये वाला भाग होता है वेजाइना। देखिए इसके बारे में, वेजाइना ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी होती है। तो वेजाइना वाले भाग में क्या होता है, ये किसका काम होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो। जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, पीरियड्स के टाइम पर जो भी सिक्रीट होता है या जो भी फ्लो होता है उसको, और प्रसव के मार्ग का ये काम करती है वेजाइना। ये वाला भाग, सॉरी ये वाला देखिए, इसमें देखिए कि इसमें क्या था, ये वेजाइना वाला भाग क्या था, एक तो मेंस्ट्रुअल पास होता है, इससे पीरियड्स में ब्लड का फ्लो होता है, या फिर ये सब जितनी भी चीज़ें ये इस वेजाइना के थ्रू होकर पास होती हैं। और इसमें क्या होता है, एक जिसमें इसमें भी श्लेष्मिका होती है, पूरे में ये श्लेष्मिका स्तर पूरे में फैला होता है। ये जो एंडोमेट्रियम होता है ये पूरे में ये यहाँ तक फैला होता है। तो श्लेष्मिका स्तर जो होती है उसकी कोशिकाओं में ग्लाइकोजन जो होता है उसका डिपोजिशन होता है। ग्लाइकोजन प्रचुर मात्रा में होता है। तो ग्लाइकोजन जब होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ जीवाणु भी होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलाई। ये क्या करते हैं, उस ग्लाइकोजन का अपघटन कर देते हैं। और जब अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, उससे कार्बनिक अम्ल बनता है, मतलब एसिड बनता है। जब एसिड बनता है तो ये वाला भाग जो होता है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, और ये स्पर्म के लिए भी हानिकारक होती है। ये जो यहाँ इस भाग की जो एसिडिटी बढ़ गई तो वो स्पर्म के लिए, इसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्पर्म के साथ लिक्विड आता है, आप पहले ही पढ़ चुके हो, सेमिनल वेसिकल से बहुत सारा लिक्विड रिलीज़ होता है, वो इस मार्ग की अम्लीयता को कम करता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, ये जो वेजाइना होती है ये सब बाहर जाकर कहाँ खुलती है, वेजाइनल ओरिफाइस, मतलब योनि छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। मतलब जो जिस मार्ग के द्वारा बाहर खुलती है उसका, उस पार्ट को कहते हैं वेजाइनल ओरिफाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा, या एक्सटर्नल पार्ट्स भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला भाग होता है मोन्स प्यूबिस। ठीक, ये सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। हिंदी में जगन उत्थान भी बोलते हैं। इस पे हेयर ग्रोथ पाई जाती है। दूसरा भाग होता है लेबिया मेजोरा, ये वाला भाग दूसरा भाग होता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा में क्या होती है, स्वेट ग्लैंड, मतलब सीवेशियस ग्लैंड भी पाई जाती हैं, तेल ग्रंथियाँ और स्वेद मतलब पसीने वाली ग्रंथियाँ जिसे बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स।
ये पाई जाती हैं। फिर अगला भाग है लेबियस माइनस, या इसे लेबिया माइनोरा भी बोलते हैं, लेबिया माइनोरा, या फिर इसमें लिखा है लेबियम माइनस, ये भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। इसमें स्वेट ग्लैंड्स तो कम होती हैं लेकिन तेल ग्रंथियाँ अधिक होती हैं, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स कम होती हैं लेकिन तेल ग्रंथियाँ अधिक होती हैं। उसके अगला भाग होता है वेस्टिब्यूल, ये ऊपर वाला भाग जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल वाले भाग में एक ये जो भाग होता है इसमें हाइमेन, एक झिल्ली जैसी संरचना होती है जो कि अनमैरिड गर्ल्स में मोस्टली पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो वेजाइनल ओरिफाइस होता है, मतलब योनि छिद्र, ये वाला भाग, वेजाइनल ओरिफाइस में श्लेष्म का श्रावण करने वाली बर्थोलियन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बर्थोलियन ग्लैंड्स किस भाग में पाई जाती हैं, तो बर्थोलियन ग्लैंड भी बोलते हैं या फिर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्रगाढ़ ग्रंथियाँ हिंदी में बोलते हैं प्रगाढ़ ग्रंथियाँ, या फिर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, बर्थोलियन ग्रंथियाँ, ये सब एक ही के नाम है। तो ये वाला भाग जो होता है उसमें क्या होती हैं, बर्थोलियन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक। इस बर्थोलियन ग्लैंड का काम क्या होता है, श्लेष्म का श्रावण करना, जिसके द्वारा जो सेक्सुअल प्रोसेस होती है या कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पे ये लुब्रिकेंट का, ये जो म्यूकस सीक्रेट होता है इन ग्रंथियों से, वो लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक। और लास्ट भाग है क्लिटोरियस। क्लिटोरियस जैसे क्लिटोरियस एक लास्ट वाला पार्ट होता है, ये जैसे एक इरेक्टाइल ऑर्गन है, जैसे आपने उसमें पढ़ा था पेनिस पढ़ा था, सेम वैसा ही ये भाग इस मतलब कंपेयर में है इसके, क्लिटोरियस भाग इसे कहते हैं क्लिटोरियस। तो ये इतने पार्ट थे एक्सटर्नल ऑर्गन्स आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। एक लास्ट भाग और आता है जिसे ब्रेस्ट बोलते हैं, इसमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। इसमें क्या होता है, सबसे बाहर की साइड में एक निप्पल वाला भाग होता है, ठीक, जिससे सबसे बाहर के भाग को निप्पल बोलते हैं। इसके चारों तरफ जो भाग होता है ये इसको बोलते हैं एरियोला, ठीक। एरियोला, इस चारों तरफ का जो डार्क कलर का पोर्शन होता है उसे एरियोला बोलते हैं। ये जो स्तन होता है ये लोब्यूल्स में बटा होता है, ये देखिए ये लोब्यूल्स है, इस तरीके से ये लोब्यूल्स में डिवाइड होता है। ये लोब्यूल्स जो होते हैं वो मतलब लोब्स में, और लोब्स वो डिवाइड होते हैं लोब्यूल्स में, ऐसे करके ये लोब्यूल्स हैं। और हर लोब्यूल के अंदर क्या बनती हैं, देखिए हर लोब्यूल के अंदर क्या बनी होती है, मतलब ये जो जैसे आपने फेफड़ों में पढ़ा था कि एल्वियोलाई बन जाती हैं यानी कूपिकाएँ बन जाती हैं, सेम वैसे ही लोब्यूल्स के अंदर कूपिकाएँ, ये जो आपको जो गुच्छे के समान दिखाई दे रही है ये सब क्या है, एल्वियोलाई हैं, ठीक है, कूपिकाएँ हैं। और ये कूपिकाएँ, इनमें ग्रंथियाँ होती हैं, इन कूपिकाओं से जैसे सेकेंडरी, जैसे मिल्क का सिक्रीशन होता है तो वो किस में होता है, सेकेंडरी डक्ट्यूल में होता है, ठीक है। सेकेंडरी डक्ट्यूल जो होती हैं यानी द्वितीयक नलिकाएं जो होती हैं, सेकेंडरी डक्ट्यूल्स को द्वितीयक नलिकाएं बोलते हैं। तो द्वितीयक नलिकाओं से ये सारा मिल्क सिक्रीशन किस में होता है, मेमरी डक्ट्स में, यानी दुग्ध वाहिनी में, ये जितने भी लिखा है मेमरी ग्लैंड्स, इनमें होता है मिल्क का सिक्रीशन। ये सब मिलकर यहाँ पर एक मेमरी डक्ट बना लेती है, मतलब सारी कलेक्ट होकर जितनी भी मेमरी डक्ट होती हैं वो सब यहाँ पे खुलती हैं जाके, ठीक है, मेमरी डक्ट बना लेती हैं। इसी तरीके से मिल्क का सिक्रीशन होता है। लैक्टिफेरस ग्लैंड्स वगैरह ये सब मैं अभी बाद में पढ़ाऊँगी आपको। तो इतने जितने भी आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे वो पढ़ लिए। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारा है गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। इसमें गैमीटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस दोनों पढ़ेंगे। दोनों प्रोसेस मतलब कैसे ओवा का फॉर्मेशन होता है, कैसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ये सब हम इस अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही।